अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका की जो सो कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी है ना उसके बारे में। उसमें मोरालिटी की बड़ी प्रॉब्लम्स है। अमेरिका हमेशा से ये एक फैलाता रहा है, नैरेटिव फैलाता रहा है कि अमेरिका जो है वो वैल्यूज़ को बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो क्या ऐसा ही है? इसके बारे में हम बात करेंगे आज। इसमें 2-3 एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इराक की है, यूक्रेन की है। तो किस तरह यूएसए जो है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इन मुल्कों को तबाह कर रहा है। पाकिस्तान में तो स्टोरी इसकी आप कह लें कि ओपन बुक है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने क्या किया। पाकिस्तान को एक टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके ना इसने छोड़ दिया। लेकिन हम लोग ना ग्लोबल वर्ल्ड से देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी जगह पे अमेरिका ने इस तरह के ब्लंडर किए हैं। इनफैक्ट एक उसमें से ये है कि रशिया यूक्रेन की जो वार चल रही है वो भी अमेरिका का एक मॉरल पॉलिसी का एक भयानक या घिनौना चेहरा है। तो इसके बारे में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। तो शुरू करते हैं। बहुत सालों से यूएस ने एक नैरेटिव बनाया हुआ है कि जो इसकी वैल्यूज़ है ना, ठीक है, दे आर द सेंटर ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी। और वो वैल्यूज़ क्या हैं? फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। और ये इसके स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। और इसको ना पर्टिकुलरली जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, अभी जो बाइडन 2020 के बाद जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, जो बाइडन की जो प्रेसिडेंसी है, उसने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो उनकी वैल्यूज़ हैं दे आर द कोर प्रिंसिपल ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी। इनफैक्ट एंटनी ब्लिंकन जो हैं फॉरेन सेक्रेटरी हैं इसके जो बाइडन के, उन्होंने कहा द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन पॉलिसी विल रिफ्लेक्ट आवर वैल्यूज़। अब इसमें जो वैल्यूज़ है वो मैंने आपको बता दी है कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं। अब बाइडन हैरिस जो है, कमाला हैरिस और जो बाइडन जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक 48 पेज की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डिवाइस की है 2000 अक्टूबर 2022 में। उसमें उन्होंने वैल्यूज़ का जो लफ्ज़ है उसको 29 मरतबा इस्तेमाल किया, 29 टाइम्स इस्तेमाल किया। तो आखिर इस वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यूज़ जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? ये मोरालिटी लेते हैं या क्या लेते हैं? ये बेसिकली इसमें है ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी और डेमोक्रेसी एंड सपोर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। अब ये इन 5 चीज़ों को, डेमोक्रेसी, सपोर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को ये कहते हैं, ये इनकी वैल्यूज़ हैं जो कि इनकी फॉरेन पॉलिसी को शेप देती है। बट क्या ऐसा ही है? अगर हम 2003 में इराक पे यूएसए का हमला देखें तो हमें ऐसा लगता नहीं है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो था वो उस टाइम पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर था, इसका एक बाप था, वो भी प्रेसिडेंट था, वो सीनियर था, ये जूनियर था। तो 2003 में ना इसने इराक में गुड वर्सेस इवल के नाम से वार शुरू कर दी। अब वो वार क्या थी? वो थी वी चूज़ फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ एवरी लाइफ। ठीक है। अब बुश एडमिनिस्ट्रेशन का इराक पे इल्ज़ाम क्या था? वो था फॉल्स बेसिकली क्लेम से कि इनके पास ना बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, केमिकल मैस डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स हैं। लेकिन वो बाद में खुद यूएसए की गवर्नमेंट ने बताया कि ये ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये जो था, ये बेसिकली उनका तब क्या क्लेम था कि उन्होंने इराक को ना सदाम हुसैन जो उस टाइम के सदर थे, प्रेसिडेंट थे इराक के, उसने रखे हुए हैं केमिकल्स ऑफ मैस वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। तो बुश का कहना था जी कि हमने इराक को करना डेमोक्रेटाइज। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? बाद में इन्हीं के CIA ने रिवील किया जी कि ऐसा कुछ नहीं था, हमारे सारे जो क्लेम्स थे वो फॉल्स थे। इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है SNI बट, उनका कहना है जी कि इराक वार जो थी ना वो बेसिकली यूएसए ने इस वजह से नहीं की थी कि वहाँ पे कोई डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू करना था, बल्कि वो इसलिए की थी कि अमेरिका अपना एस्टेब्लिश करना चाहता था होल्ड पूरी दुनिया पे एज वर्ल्ड्स लीडिंग पावर। तो दिस वाज द मेन रीज़न वाई यूएसए इन्वेडेड इराक। तो ये बिल्कुल मोरालिटी के ख़िलाफ़ है। वहाँ से आप इमेजिन करें, इराक में ना तकरीबन 18 मिलियन लोग, तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोगों ने वहाँ से माइग्रेशन की। तकरीबन 2 मिलियन लोगों की डेथ हुई ऑन द स्पॉट।
सिविल वार, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कंसर्न्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डैमेजेस हैं वो तो अलहदा है। ठीक है, अब इसी तरह दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर रशिया यूक्रेन की वार चल रही है, यहाँ पे भी यूएसए वही गेम खेल रहा है। यूएसए फेब 2021 से में जब 22 में जब ये वॉर शुरू होने वाली थी, ये रशिया यूक्रेन की, उससे पहले तो कहता था कि मैं यूक्रेन को बड़ा सपोर्ट करूँगा, बट ऑफिशियली अभी तक अमेरिका का कोई भी स्टांस यूक्रेन के हवाले से नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका ने $68 बिलियन की एड बैक ऑफ द डोर ज़रूर दी है, लेकिन फ्रंट लाइन पे अमेरिका नहीं आया अभी तक। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि अमेरिका नेवर वांट्स टू डायरेक्टली कॉन्फ्रंट रशिया। ठीक है, अब रशिया यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि वो उनके कहने के मुताबिक दिस इज़ अथॉरिटेटिव वर्सेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की जंग है ये। ठीक है, यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए जो है ना वो इन ही रेटोरिक को बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे ही है यार? इस तरह यानी कि क्या इसी तरह यूएसए का नैरेटिव यही है? तो ऐसा लगता नहीं है। इवेंट्स हमें बताते हैं कि रशिया और यूक्रेन आपस में पीस डील में पहुंच चुके थे मार्च 29 2022 में वो इस्तांबुल में एक पीस डील पे पहुंच चुके थे, जिसमें एक बिजनेसमैन है रोमन एब्रामोविच, आप देख लीजिएगा, और रशियन पॉलिटिकल फिगर है व्लादिमीर मेडिंस्की। तो इन दोनों ने आपस में बैठ के पीस डील की थी यूक्रेन के साथ, लेकिन और यूक्रेन ने इनफैक्ट ये भी कह दिया था कि वो ना नेटो को ज्वाइन करेंगे और वेस्ट से भी अलहदा हो जाएंगे। बेसिकली ये यूक्रेन और रशिया का अगर आप मामला ट्रैक कर रहे हो तो रशिया यही कहता है यूक्रेन को कि आप वेस्ट से दूर हो जाएं और नेटो को ज्वाइन ना करें। तो यूक्रेन इन तमाम शराइत को मानने के लिए तैयार हो गया था मार्च 29 को, लेकिन जैसे ही अप्रैल आया, 9 अप्रैल को बोरिस जॉनसन जो यूके के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने विज़िट किया कीव को। कीव बेसिकली यूक्रेन का वो है अपना कैपिटल। वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि हम लोग ना अब जो भी यानी कि हुआ है, वहाँ पे कहा जाता है कि 2 की मैसेजेस थे फॉर यूक्रेन। पहला था जी कि अथॉरिटेटिव फिगर जो प्यूटन है उससे आप नेगोशिएटर नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक तो ये मैसेज था, और दूसरा था कि जो है ना यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे अगर यूरोप और यूएसए सपोर्ट नहीं करेंगे यूक्रेन को अगर उसने रशिया के साथ पीस डील की। अब वाई द वेस्ट वांट्स टू कीप यूक्रेन फाइटिंग, क्यों चाहता है कि ये लड़ते रहें? बेसिकली वो इसलिए यूक्रेन का ख्याल ही नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि रशिया इन्वॉल्व रहे वॉर में। क्यों? क्योंकि वो रशिया में रजीम चेंज चाहते हैं। पहली रीज़न तो ये है, वो प्यूटन को हटाना चाहते हैं, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि मुल्क बिना रशिया में फ्रस्ट्रेशन फैल जाए, वहाँ के लोग रिवोल्ट करें अगेंस्ट प्यूटन ताकि उन्हें प्यूटन हट जाए। दूसरी रीज़न ये थी कि उन्होंने फील किया था प्यूटन इज़ नॉट एक्चुअली एज पावरफुल एज दे थॉट टू बी। ठीक है, तो इसीलिए वो चाहते थे कि यहाँ पे ना उसको वो ख़त्म करके ही दम ले। अब बोरिस जॉनसन के कुछ ही दिनों बाद जो था ना, रशियन जो प्यूटन था उसने पब्लिकली कह दिया जी कि हमारी जो बात है ना वो डेडलॉक में चली गई है। अब ये जो डेडलॉक थी ना, यहाँ पे मसला ये था कि प्यूटन ने मल्टीपल टाइम्स उसके बाद भी ये अपील की थी यूक्रेन से कि हम लोग बैठ के पीस कर लेते हैं। दिसंबर 22 को रिसेंटली यानी कि 4 महीने पहले 5 महीने पहले भी प्यूटन ने ये कहा है। इनफैक्ट अब तो यानी कि यूक्रेन के पास इकोनॉमिक उसको लॉसेस जो इतने ज़्यादा हो गए हैं, मिलिटरीली उसके इतने ज़्यादा लॉसेस हो गए हैं, वो बियर नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा लंबी वॉर को। 1.5 साल हो गया, अभी तक कोई भी नतीजा खेज जंग नहीं हुई है। तो रशिया और यूक्रेन दोनों ही वॉर से पीछे हटना चाहते हैं, लेकिन वेस्ट नहीं चाहता कि यूक्रेन वॉर जो है वो ख़त्म हो। अब ये सर्टेनली अगेंस्ट वैल्यूज़ ऑफ द यूएसए फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि यूएसए का क्या कहना था? फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन यूएसए कर क्या रहा था? सेल्फ इंटरेस्ट, पॉलिटिकल एस्पायरेशन के लिए उसने यूक्रेनियन लोगों को बलि चढ़ा दी। तकरीबन 8 मिलियन के करीब, 80 लाख के करीब यहाँ से लोग माइग्रेट कर चुके हैं। उसके बारे में हम डैमेजेस के बारे में आगे बात करते हैं। तो इतना बड़ा यानी कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल कोलैप्स है, क्राइसिस है यहाँ पे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो यूक्रेनियन लॉस है उसको कोई नहीं देख रहा। दे जस्ट वांट टू ब्लीड रशिया। वो चाहते हैं सिर्फ
रशिया जो है ना वो इसमें रहे, जंग में रहे। इस वजह से क्या कहते हैं, यूक्रेन जो है वो जंग बंद नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए। अब अगर बात करें ना यूक्रेन की डैमेजेस की, तो वही इतने ज़्यादा हैं। हम रशिया की तो बात ही नहीं करते, वहाँ पे क्या डैमेजेस हुए हैं। यूक्रेन के डैमेजेस इतने ज़्यादा हुए हैं कि उनकी इकॉनमी 33% चली गई है नीचे इन 2022, और कहा जाता है जो रिमेनिंग इकॉनमी है, जो छोटी सी इकॉनमी रह गई है, वो भी 10% मज़ीद नीचे जाएगी 2023 में। 35% डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स हुआ है, वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, वीट एक्सपोर्ट, IT एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है यूक्रेन, उसमें 35% डाउनग्रेड हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें तो दैट इज़ आल्सो अप टू 30%। ये बहुत ज़्यादा यानी कि चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं यहाँ पे, यानी कि स्टार्क इंक्रीज इन इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 8 मिलियन रिफ्यूजीज़ मैंने आपको बताए, 80 लाख के करीब लोग जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं। इसके अलावा 18 मिलियन यूक्रेनियन नीडेड ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी कि तकरीबन 2 करोड़ के करीब लोग जो है ना वो स्वेयर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में, और उनको ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉवर्टी है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, और जो कंट्री को रीबिल्ड करने का कॉस्ट है वो $750 बिलियन का तखमीना लगाया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि यार वर्ल्ड पावर और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ना यूक्रेन इज़ जस्ट अ पीस ऑफ चेस। अमेरिका उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देख रहा, सिविलियन लॉसेस को नहीं देख रहा, सोल्जर लॉसेस, मिलिट्री लॉसेस, वहाँ पे कुछ नहीं देख रहा, सिक्योरिटी चैलेंजेस को कुछ नहीं देख रहा। दे आर जस्ट ट्राइंग टू फेस देयर चैलेंजेस जो उनके सेल्फ सर्विंग इंटरवेंशन है अराउंड द ग्लोब। तो अमेरिका सिर्फ चाहता क्या है कि रशिया को वो एंगेज करके रखे किसी तरह, ताकि उसका जो काउंटर पार्ट है वो उसका मुकाबला ना कर सके। दैट वाज होल एंड ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। बिफोर लिविंग द लेक्चर आपको मैं अगेन याद दिला दूं कि इसको ना सब्सक्राइब करें।